हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सके और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिफाइन करना आना चाहिए। स्क्वायर वेल पोटेंशियल को हम अगर डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करें तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है, जिसमें हमारे पास ये एक्सिस जो है वो आर को रिप्रेजेंट करती है और ये एक्सिस जो है वो पोटेंशियल बी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आर का फंक्शन होता है। अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो जब हमारी आर की रेंज 0 से लेके ए तक होगी तो उस केस में वी आर की वैल्यू जो है वो माइनस वी नॉट के बराबर होगी। मींस वी आर जो है वो इक्वल टू होगा माइनस वी नॉट के, कब? व्हेन आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो बट ए से छोटी हो। और इस ए रीजन के बाद हमारा जो पोटेंशियल है वी आर वो हमारे पास 0 हो जाएगा। मींस वी आर जो है वो यहाँ पर वी आर जो है वो यहाँ पर 0 होगा, कब? फॉर आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। इस तरह से आप स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर करना क्या है, एक पार्टिकल जिसका मास जो है वो स्मॉल एम है और एनर्जी ई है, उसे इंसिडेंट करवाना है। तो जब ये पार्टिकल ऑफ मास एम इस अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो डेफिनेटली ये पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर स्कैटरिंग बाय अट्रैक्टिव पोटेंशियल में हमें लो एनर्जी स्कैटरिंग को डिस्कस करना है। लो एनर्जी स्कैटरिंग से हमारा मतलब है एस वेव स्कैटरिंग। किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो सबसे डोमिनेंट स्कैटरिंग होती है वो एस वेव स्कैटरिंग होती है, और एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू वो 0 होती है। तो हमें करना क्या है, एस वेव स्कैटरिंग के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। जब ये पार्टिकल ऑफ मास है जिसकी एनर्जी ई है वो इस अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल से इंटरेक्ट करेगा, तो उस केस में एस वेव स्कैटरिंग के लिए मींस लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा नॉट होता है। दिस इज द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग। यहाँ पर 0 जो है वो एल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस वेव स्कैटरिंग के लिए हमारे पास एल की वैल्यू 0 होती है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, हमें इस फेज शिफ्ट की वैल्यू को फाइंड करना होगा। फेज शिफ्ट यहाँ पर ये फेज शिफ्ट है किसके लिए, फॉर एस वेव स्कैटरिंग। और ये फेज शिफ्ट किसके बीच में होती है, इंसिडेंट पार्टिकल और स्कैटर्ड पार्टिकल के बीच में। जब पार्टिकल इस पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी स्कैटरिंग होगी, तो जो हमें स्कैटर्ड पार्टिकल मिलेगा वो इंसिडेंट पार्टिकल से उसका फेज जो है इतना ज्यादा होगा, दैट इज फेज शिफ्ट जो है इंसिडेंट पार्टिकल एंड स्कैटर्ड पार्टिकल के बीच में इतना रहने वाली है। तो आज का टॉपिक का मेन मोटिव क्या रहने वाला है, इस डेल्टा नॉट की वैल्यू को फाइंड करना और उस डेल्टा नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इस सिग्मा नॉट की वैल्यू फाइंड करना, जो कि है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्कस स्कैटरिंग बाय एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है और कैलकुलेट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, दैट इज एक्टिव स्कैटरिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल वी आर सच दैट वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट वेयर when r is greater than 0 and less than a and 0 when r is greater than a। तो हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, इसके लिए लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, दैट इज एस वेव स्कैटरिंग के लिए हमारा पार्टिकल है जिसका मास m है और हमें यहाँ पर जो इंटरेक्शन करवानी है वो अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल वी आर से करवानी है। और वी आर जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू जो है वी आर की वैल्यू वो माइनस वी नॉट होगी, कब? जब r की वैल्यू 0 से बड़ी हो और ए से छोटी हो, मींस रीजन 1 में
जो हमारा बी आर होगा वो माइनस बी नॉट के बराबर होगा, और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी मींस रीजन 2 में, तो उस केस में बी आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी। आपको ये डायग्राम बनाना कंपल्सरी नहीं है इस टॉपिक में, बट आप चाहे तो ये डायग्राम जो है एग्जाम में बना सकते हैं टू इंप्रेस योर एग्जामिनर। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें डेल्टा नॉट फाइंड करना है, डेल्टा नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है ताकि हम सिग्मा नॉट फाइंड कर सके, जो भी है टोटल स्कैटरिंग कंसेप्ट फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग दैट इज एस वेव स्कैटरिंग। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम attractive square wave potential VR को डिफाइन कर लेते हैं। Consider an attractive square wave potential VR defined by VR is equal to minus V naught when R is greater than 0 and less than A and 0 when R is greater than A। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय, श्रोडिंगर इक्वेशन में पता है क्या होती है, 3 डायमेंशंस में del square psi plus 2 by h square E minus B psi is equal to 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहाँ पर del square जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, del square is equal to 1 by r square कर्ली बाय कर्ली r square कर्ली बाय कर्ली r plus 1 by r square sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा plus 1 by r square sin square थीटा कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली फाई स्क्वायर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ del square इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा एंड फाई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। आप चाहें तो इन लास्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि इसका हमें यूज करना है आगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है एल कैप, उसका जो स्क्वायर होता है एल कैप स्क्वायर, उसे अगर हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो वो कुछ इस तरह से किया जाता है, माइनस h का स्क्वायर 1 बाय sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा sin थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली फाई स्क्वायर। ये है हमारे पास एल कैप स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन in terms of spherical polar coordinates r theta phi। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस माइनस h का स्क्वायर को नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस l का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, ब्रैकेट में सारे टर्म्स जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ r स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने r स्क्वायर लगा दिया, इस पूरी ब्रैकेट के आगे r नीचे r स्क्वायर लगा के डिनोमिनेटर में इस 1 बाय r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं, तो ये नीचे वाला r स्क्वायर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और जो नीचे वाला r स्क्वायर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और जो फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है। ये वाली टर्म यहाँ ब्रैकेट लगा दो, चाहे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इस टर्म की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, यूजिंग 4 in 3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर यूजिंग 4 in 3 वही है। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जो हमारे पास है del square will be equal to, फर्स्ट में हमारी एच इज रहेगी 1 by r स्क्वायर, साथ में हमारे पास करली बाय कर लिया, ब्रैकेट में हमारे पास r स्क्वायर करली बाय कर लिया, और इस पूरे की जगह पर, इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर आप पुट करेंगे माइनस l कैप स्क्वायर बाय r स्क्वायर h कैप स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस l कैप स्क्वायर बाय r स्क्वायर h कैप स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस del स्क्वायर की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, del स्क्वायर की वैल्यू इस फिफ्थ इक्वेशन से उठाकर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 into we get, तो इस del स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 1 by r स्क्वायर करली बाय कर लिया, r स्क्वायर करली बाय कर लिया, माइनस l कैप स्क्वायर बाय r स्क्वायर h कैप स्क्वायर, साथ में हमारे पास साइन है मल्टीप्लाई में, साथ में हमारे पास ये पूरी टर्म है और इक्वल टू में 0 है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस साइन को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर अब बड़ी ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन थी श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर एल कैप का स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया है, और एल कैप का स्क्वायर जब हमने लिखा था इसका फॉर्मूला, तो वहां पर वो थीटा और फाई का फंक्शन था और यहाँ पर आर भी है। तो ये पूरी की पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, आर थीटा फाई, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो भी इन तीनों वेरिएबल्स का फंक्शन है। साई जो है वो साई आर थीटा फाई के बराबर है।
तो इसे सॉल्व करके हमें साई की वैल्यू मिलेगी जो कि इस तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। मींस इसमें एक रेडियल पार्ट भी होगा और एंगुलर पार्ट भी होगा जिसमें हमारे पास थीटा और फाई इंक्लूड होंगे। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन हमें साई की वैल्यू देगा जो कि r थीटा फाई का फंक्शन होगा और इसके दो पार्ट्स होंगे, एक रेडियल पार्ट होगा इसके सॉल्यूशन का और एक एंगुलर पार्ट होगा इसके सॉल्यूशन का। रेडियल पार्ट को हम r से डिनोट करेंगे जो कि सिर्फ डिस्टेंस r पर डिपेंड करेगा और एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन को हम y से डिनोट करेंगे जो कि इन दो एंगल थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल का लिया वो सिर्फ और सिर्फ r का फंक्शन है। तो हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है इस r ऑफ r से। इस r ऑफ r की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? डेल्टा नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस डेल्टा नॉट की वैल्यू को सिग्मा नॉट इक्वल टू 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा नॉट पे पुट करेंगे तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा हमारे पास x रे स्कैटरिंग के लिए। तो हमें इस r ऑफ r से मतलब है क्योंकि हमारा v जो है अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो है वो r का फंक्शन है। तो स्टूडेंट इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं sin इक्वल टू r बाई, ये अंडरस्टूड रहेगा कि r जो है वो r का फंक्शन है जो कि सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ इक्वेशन 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो थीटा फाई का फंक्शन है जो कि सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ इक्वेशन 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इस साई की जगह और इस साई की जगह पर ry पुट कर देते हैं तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 and 6 वी गेट 1 by r square कर्ली बाय कर्ली r, यहाँ पर r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r, इस साई की जगह हमने ry पुट कर दिया माइनस l कैप स्क्वायर बाय r स्क्वायर h कैप स्क्वायर, इस साई की जगह हमने ry पुट कर दिया प्लस 4 बाय h कैप स्क्वायर e माइनस b, इस साई की जगह हमने ry पुट कर दिया इक्वल टू में 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहे हैं वो r के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, यहाँ पर भी r के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला कैपिटल R जो है वो r का फंक्शन है, y जो है वो r का फंक्शन नहीं है, वो थीटा और फाई का फंक्शन है। तो इस y को आप बाहर ले लीजिए यहाँ पर, तो y अपॉन r स्क्वायर आ गया कर्ली बाय कर्ली r स्क्वायर और इस कैपिटल R को आप अंदर भेज दीजिए कर्ली r बाय कर्ली r आ जाएगा क्योंकि कैपिटल R जो है वो r का फंक्शन है। इसी तरह से हमने देखा था कि जो L का स्क्वायर था उसकी जो एक्सप्रेशन में लिखा था फर्स्ट सेक्शन में, वहां पर हमें थीटा और फाई की टर्म्स ही मिल रही थी और थीटा और फाई की टर्म्स जो है वो y के एक्सप्रेशन में होगी क्योंकि y जो है वो थीटा फाई का फंक्शन है, r थीटा फाई का फंक्शन नहीं है। तो L कैप स्क्वायर जो है वो सिर्फ y पर ऑपरेट होगा ना कि r पर। तो r यहाँ पर है कांस्टेंट ही होगा, इस r को आप बाहर ले लीजिए माइनस r L कैप स्क्वायर y नीचे r स्क्वायर h का स्क्वायर आ जाएगा प्लस लास्ट वाली टर्म जो है हमारे ऐसी रहेगी इक्वल टू में 0 जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो L कैप स्क्वायर होता है उसको अगर हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हम L कैप स्क्वायर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो इसकी यहाँ पर हमें एक आईएन वैल्यू मिलती है और साथ में फंक्शन मिलता है। दिस इज द रूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन और यहाँ पर इस ऑपरेटर की आईएन वैल्यू मिलती है और हम जानते हैं कि L कैप स्क्वायर ऑपरेटर की जो आईएन वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास L प्लस 1 h कैप स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास आएगा L प्लस 1 h कैप स्क्वायर इनटू ये वाला फंक्शन y। तो स्टूडेंट्स इस L कैप स्क्वायर y की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी जहां पर ये टर्म जो है वो आईएन वैल्यू है इसकी L कैप स्क्वायर ऑपरेटर की। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग L कैप स्क्वायर y इक्वल टू L प्लस 1 h कैप स्क्वायर y इन अबव इक्वेशन वी गेट। इस L कैप स्क्वायर y की जगह पर आप ये पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस r एज इट इज, इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं L प्लस 1 h कैप स्क्वायर y साथ में नीचे है r स्क्वायर h कैप स्क्वायर, ये टर्म है 3 इक्वल टू 0। अब हम इन तीनों में से y जो है वो कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली r स्क्वायर कर्ली r बाय कर्ली r माइनस r l प्लस 1 बाय r स्क्वायर, साथ में नीचे यहाँ पर h कैप स्क्वायर भी आएगा। जो हमारा नीचे वाला h कैप स्क्वायर था वो इस h कैप स्क्वायर से कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर h कैप स्क्वायर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास माइनस l प्लस 1 r रह गया, ऊपर नीचे r स्क्वायर रह गया प्लस 12 बाय h कैप स्क्वायर e माइनस b, साथ में हमारे पास r रह गया, ये वाला y बाहर जा चुका है इक्वल टू 0 आ गया। इस y को आप क्या करेंगे? देखिए इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, y 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास y इन द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो y कांट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है
कि हमारी ये टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगी। तो इसी स्टेप में आप इस y को यहाँ से हटा देंगे बिकॉज y कांट बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस y को अपने 0 के नीचे भेज दिया वो 0/0 हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स एक काम आपको और करना है, ये जो पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो r के रिस्पेक्ट में हो रहा है और हमारा कैपिटल R जो है वो सिर्फ और सिर्फ r का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि r जो है वो सिर्फ r का ही फंक्शन है, कोई और वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पर। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, इस स्टेप में टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। तो कर्ली बाय कर्ली r को हम लिखेंगे d/dr। तो अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, देखो y को आपने हटा दिया और इस पार्शियल डेरिवेटिव कर्ली बाय कर्ली r को d/dr से रिप्लेस कर दिया। अब जाके जो इक्वेशन बनेगी वो 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास रेडियल पार्ट आ गया है किसका, किस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जिसे हमें मतलब है, हमें r से मतलब है क्योंकि r जो है कैपिटल R जो है वो r पर डिपेंड कर रहा है। हमारा अट्रैक्टिव स्क्वायर वेव पोटेंशियल भी r पर डिपेंड कर रहा था। तो हमारी जो इक्वेशन हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास कहीं भी थीटा और फाई नहीं है, सिर्फ r की टर्म्स में हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो फिर क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम कैपिटल R को u/r मान लेते हैं। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। इसे मैसेज करते हैं r = u r-1। तो पहले हम dr/dr की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम डेरिवेटिव करें r के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, dr/dr यहाँ पर हम u लगाएंगे, u -1 आगे आ गया, r -1 से -1 करेंगे तो -2 आ गया, प्लस अब इनका डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में du/dr r-1 ऐसे मिलेगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, -u r-2 को हम नीचे लिखते हैं r²। उसके बाद du/dr इस r-1 को हमने नीचे लिख दिया 1/r करके। आप अब क्या करेंगे, दोनों तरफ r² से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। इसके बाद ये स्टेप आएगा, सॉरी, dr/dr -u/r² प्लस du/dr into 1/r। तो इस स्टेप के बाद आप ये लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ r² से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया r² dr/dr is equal to -u/r² into r² प्लस du/dr into 1/r को भी r² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये r² से ये r² कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, हमें r² dr/dr फाइंड करना था। तो वो हमारे पास आ चुका है। वो हमारे पास क्या आया है, r² dr/dr आया हमारे पास -u प्लस एक r यहाँ रह गया इंटू du/dr आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, एक इस जो हमें वैल्यू मिली है ये, इसका एक और डेरिवेटिव करना है r के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं ये डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो d/dr लगा दिया इंटू r² dr/dr इज इक्वल टू -u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में हो गया -du/dr। यहाँ पर हमें u इंटू du लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, du/dr का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में d²u/dr² प्लस r का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में dr/dr इंटू du/dr ऐसे मिलेगा। dr से dr कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का du/dr है, ये प्लस का du/dr है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास d/dr की वैल्यू आ गई r² d/dr r² dr/dr की वैल्यू आ गई। इस टर्म की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ गई हमारे पास r d²u/dr²। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 10 in 8 we get, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेगा 1/r²। इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पर आप ये पुट करेंगे तो यहाँ पर r² इंटू d²u/dr² आ गया। इसकी जगह पर आपने ये पुट कर दिया है। उसके बाद ये दोनों टर्म्स हैं वो आइडेंटिटी आ जाएगी, -l+1 r/r²। इसके बाद +2m/h² into e-v into r इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप एक काम और तो कर सकते हैं, इस कैपिटल R की जगह पर u/r भी तो पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं यूजिंग 9 and 10।
यूजिंग 9 एंड 10 इन ए, तो इस आर की जगह पर आप यू बाय आर पुट कर देंगे, यू बाय आर, यू बाय आर। आपने बेसिकली क्या किया है, जहां जहां कैपिटल आर था वहां वहां यू बाय आर पुट कर दिया, और जहां पर ये कर्ली ब्रैकेट थी वहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर सिंपल आर है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसे ही आगे सॉल्व करते हुए हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या कर सकते हैं, एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, और अब सब में 1 बाय आर जो है वो कॉमन ले लेंगे। 1 बाय आर कॉमन आ गया, ये वाला 1 बाय आर कॉमन आ गया, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर माइनस एल प्लस 1, नीचे आर स्क्वायर है, ऊपर यू है, ये आर बाहर चला गया, 2m बाय h स्क्वायर e माइनस b यू, ये वाला आर बाहर चला गया, इक्वल टू 0। इस आर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर यहाँ पे हट जाएगा, तो सिंपली आपके पास ये बड़ी टर्म जो बच जाएंगी, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर माइनस एल प्लस 1 यू बाय आर स्क्वायर प्लस 2m e माइनस b बाय h स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, लो बेस स्कैटरिंग हम पढ़ रहे हैं, एस बेस स्कैटरिंग की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें टोटल स्कैटरिंग और सेक्शन आएंगे, और हम जानते हैं एस बेस स्कैटरिंग के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू 0 पुट करेंगे एस बेस स्कैटरिंग के लिए। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e माइनस br u इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप एल को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई, और ये b जो है वो r का फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के b के साथ r लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रेडियल पार्ट, इसके लिए एस वेव स्कैटरिंग के लिए या फिर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास दो रीजन्स हैं, दोनों रीजन्स के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे, और वहां से हमें यू की जो है दो अलग अलग वैल्यू जो है वो देखने को मिलेंगी। पहले रीजन के लिए जब हमारे पास आर ग्रेटर देन 0 और लेस देन ए है, तो वहां पर हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल बीआर की वैल्यू जो है वो माइनस बी नॉट है। तो इस केस में जो हमारा इसका जो सोल्यूशन होगा 11th इक्वेशन का u, इसे हम u1 मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू u1। तो अब आप क्या करेंगे, इस दोनों को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 12 इक्वेशन को 11 में यूज करेंगे, यूजिंग 12 इन 11 वी गेट, जहां u है वहां u1 पुट कर दो, और जहां पर हमारे पास br है वहां पर माइनस बी नॉट पुट कर दो, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर u1 बाय डी आर स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e। इसकी जगह पर माइनस बी नॉट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी नॉट u1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं k1 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर u1 बाय डी आर स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर u1 इक्वल टू 0, जहां पर k1 स्क्वायर जो है 2m बाय h स्क्वायर e प्लस b नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो साइन की टर्म्स में होता है, और इसका जो सोल्यूशन है वो हमें u1 की वैल्यू देगा, और u1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। द सॉल्यूशन ऑफ 13 कैन बी रिटन एज u1 की जो वैल्यू होगी यहाँ से जो हमें सॉल्व करके मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, कांस्टेंट एक साइन, यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा हुआ है k1 वो आएगा यहाँ पर k1 r, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए सोल्यूशन जो है वेव फंक्शन जो है वो हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। रीजन 2 में हमारे पास r ग्रेटर देन a था, और वहां पर हमारे पास br जो है वो 0 के बराबर था, और हम मान लेते हैं कि रीजन 2 में जो हमारे पास वेव फंक्शन u है वो u2 के बराबर है। तो इन दोनों को हम मिला के देते हैं इक्वेशन नंबर 16। तो 16th इक्वेशन को हम यूज करेंगे 11th इक्वेशन में। 11th इक्वेशन में आपको क्या करना है, जहां जहां u है वहां u2 पुट कर देना है, और जहां br है वहां 0 पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 में 11 को गेट d स्क्वायर u की जगह आ जाएगा u2 बाय dr स्क्वायर प्लस 1 बाय h स्क्वायर e माइनस 0, u की जगह आ गई u2 इक्वल टू 0। इस माइनस चिन्ह को यहां से हटा दो, ये ब्रैकेट भी यहां से हटा दो, और इस u2 को यहां पर लिख दो उसके साथ। तो स्टूडेंट्स ये एक कांस्टेंट है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बार यूज करते हैं, जो कि k स्क्वायर के बराबर होता है। डी स्क्वायर u2 बाय dr स्क्वायर प्लस k स्क्वायर u2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 7th इक्वेशन होगी, जहां पर k स्क्वायर जो है वो 2m बाय h स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम पैटर्न है हमारे पास। ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल इसकी तरह। इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी इसका सोल्यूशन के जैसा ही होगा। इसके सोल्यूशन में भी साइन वाली टर्म आएगी, बट यहाँ पर ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो
रीजन 2 का सोल्यूशन है और रीजन 2 में पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हो चुका होगा। रीजन 1 में पार्टिकल एंटर किया था, वहां पर उसने स्क्वायरल पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट किया और रीजन 2 में वो स्कैटर्ड होकर पहुंचा। हम जानते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस में पढ़ा था कि स्कैटरिंग के बाद स्कैटर्ड पार्टिकल में इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट आता है और यहाँ पर एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो फेज शिफ्ट होगा यहाँ पर वो डेल्टा 0 होगा। तो इसके सोल्यूशन में और इस इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर हमें फेज शिफ्ट का फैक्टर जो है वो इंक्लूड करना होगा क्योंकि हम रीजन 2 की बात कर रहे हैं। रीजन 2 में पार्टिकल स्कैटर हो चुका है और वहां पर इसमें फेज शिफ्ट जरूर आया होगा अकॉर्डिंग टू पार्शियल वेव एनालिसिस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ फेरोडेट कैन बी रिटन एज, इसका जो सोल्यूशन होगा बिल्कुल इसकी तरह ही लिखना है हमने। इसका सोल्यूशन हमें u2 की वैल्यू देगा, यहाँ पर कांस्टेंट दूसरा आएगा b साइन आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट है a तो a आएगा, यहाँ पर r है, यहाँ पे r है तो यहाँ पे r आएगा। बट यहाँ पर इसका जो फेज शिफ्ट होगा वो यहाँ पर डेल्टा नॉट दिखाना होगा, यहाँ पर प्लस डेल्टा नॉट आपको लिखना होगा साथ में। यहाँ पर हमने सिर्फ k1 r लिखा था, यहाँ पर आप kr प्लस डेल्टा नॉट लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, क्योंकि हम रीजन 2 की बात कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हो चुका है। where delta node is phase shift between incident and scattered particle for S wave scattering भी आप लिख सकते हैं for S wave scattering। क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो S wave scattering के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर L की वैल्यू 0 पुट की थी S wave scattering के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास U2 की वैल्यू भी आ चुकी है, U1 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें अप्लाई करनी है दो बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन है कि जो हमारे वेव फंक्शन है U1 U2 ये कॉन्टिन्यूस होंगे, मीन इनकी वैल्यूज बराबर होंगी बाउंड्री पर। बाउंड्री का मतलब स्क्वायरल पोटेंशियल की बाउंड्री कहां पर है, r इक्वल टू a पर है। तो r इक्वल टू a पर ये दोनों वेव फंक्शन u1 एंड u2 जो है वो कॉन्टिन्यूस होंगे, मींस इनकी वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां पर लिखेंगे द वेव फंक्शन u1 एंड u2 मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट द बाउंड्री दैट इज r इक्वल टू a, मींस u1 की जो वैल्यू होगी r इक्वल टू a पर, वही u2 की वैल्यू होगी r इक्वल टू a पर। u1 क्या था हमारे पास, u1 है a sin k1r एट r इक्वल टू a इक्वल टू u2 है हमारे पास b sin kr प्लस डेल्टा नॉट एट r इक्वल टू a। तो जहां-जहां r है वहां a पुट कर दो, a sin k1 r की जगह a आ गया इक्वल टू b sin k a प्लस डेल्टा नॉट r की जगह a पुट कर दिया। ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। एक बाउंड्री कंडीशन हमें और अप्लाई करनी है, वो अप्लाई करके हमें बहुत इजीली जो हमें चाहिए डेल्टा नॉट वो मिल जाएगा। डेल्टा नॉट मिल गया तो वहां से हम फाइनली सिग्मा नॉट फाइंड कर सकेंगे, जो कि हमारे इस टॉपिक का एम है, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स वेव फंक्शन u1 u2 पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमारे पास ये 19th इक्वेशन आ चुकी है। अब हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन नंबर 2। बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 ये होगी कि जो वेव फंक्शन के डेरिवेटिव्स होंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे एट द बाउंड्री में r इक्वल टू a पर। u1 का डेरिवेटिव और u2 का डेरिवेटिव भी आपस में बराबर होंगे, मींस द डेरिवेटिव्स ऑफ वेव फंक्शन u1 u2 मस्ट बी कंटीन्यूअस एट द बाउंड्री दैट इज एट r इक्वल टू a। ये हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। मींस अगर हम u1 का डेरिवेटिव करें r के रिस्पेक्ट में और u2 का डेरिवेटिव करें r के रिस्पेक्ट में, तो r इक्वल टू a पर ये दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर रहने वाले हैं। तो d by dr u1 की वैल्यू करेंगे a sin k1r at r equal to a, that will be equal to d by dr। u2 की वैल्यू पुट करेंगे b sin kr plus delta naught at r equal to a। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a cos k1 r, साथ में k1 r का डेरिवेटिव हो जाएगा k1 r equal to a। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में b cos k1 r plus delta naught, kr का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में k डेल्टा नॉट कांस्टेंट है तो r इक्वल टू a पर लेंगे। तो जहां जहां r है वहां वहां a पुट कर दो तो आपको मिलेगा a k1 आगे लिख दिया हमने, cos k1 r की जगह a लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई k cos k r की जगह a लिख दिया प्लस डेल्टा नॉट। ये 20th इक्वेशन होगी। अब हम 19th इक्वेशन को 20th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। 19th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a sin k1 a और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है k1 a cos k1 a, दैट विल बी इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास b sin k a प्लस डेल्टा नॉट और इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास b a cos a प्लस डेल्टा नॉट। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, sin बाय cos हो गया यहाँ पर tan k1 a, नीचे k1 है दैट विल बी इक्वल टू sin बाय cos हो गया tan k a प्लस डेल्टा नॉट, नीचे हमारे पास k है। तो इस k को हम यहाँ पर भेज देते हैं ऊपर, तो ये बन जाएगा tan k प्लस डेल्टा नॉट इज इक्वल टू k बाय k1 tan k1 a। हमें डेल्टा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस tan को उधर भेज देंगे,
तो उधर tan इनवर्स बन जाएगा, तो उधर आ जाएगा a इक्वल डेल्टा नॉट इक्वल टू tan इनवर्स a बाय a1 tan a1 a। इस a को उधर भेज देते हैं तो डेल्टा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा नॉट हमारे पास आ गया tan इनवर्स a बाय a1 tan a1 a माइनस डेल्टा नॉट ये 21 इक्वेशन होगी। तो हमारे पास डेल्टा नॉट आ चुका है। तो यहाँ से एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा TSCC, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा नॉट, वो है 4 पाई बाय a sin स्क्वायर डेल्टा नॉट। यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो आप 21st इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, वेयर डेल्टा नॉट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 21। तो यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू फाइंड करने के साथ ही आपका स्कैटरिंग बाय अट्रैक्टिव पोटेंशियल टॉपिक जो है, अट्रैक्टिव स्क्वायर वेव पोटेंशियल टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्कैटरिंग थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।